बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नागरिकता संशोधन कानून की वजह से पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न दुनिया के सामने हुआ उजागर। कोलकाता के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए पर दोहराई प्रतिबद्धता। विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तटों को बताया विकास का प्रवेश द्वार। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह को किया संबोधित। देश में जल आधारित पर्यटन के विस्तार पर जोर। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट। भूख और भेदभाव से मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम करें युवा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का चेन्नई में श्री रामकृष्ण विजयम के शताब्दी समारोह में संबोधन। युवाओं से स्वस्थ रहने के साथ देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने के संकल्प लेने की अपील। लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए 200 फाइटर जेट खरीदेगी सरकार। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा, अंतिम चरण में 83 तेजस विमानों की खरीद प्रक्रिया। स्वदेश निर्मित तेजस के नौसैनिक संस्करण ने रविवार को आईएनएस विक्रमादित्य के स्की जंप डेक से सफलतापूर्वक भरी उड़ान। और सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज से होगी शुरू। 9 सदस्यीय संविधान पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 के फैसले में सभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की दी थी इजाजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के बेलूर मठ से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध पर फिर अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। सरकार ने केवल इस कानून को आसान बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट क्या है? हमने बदलाव ये किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी है। ये सहूलियत किसके लिए बढ़ाई है? उन लोगों के लिए जिन पर बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार पर से पर्दा हटा है। अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि उसने अल्पसंख्यकों पर जुल्म क्यों किया। कि नागरिकता कानून में हम ये संशोधन न लाते तो न ये विवाद छिड़ता, और न ये विवाद छिड़ता तो दुनिया को भी पता न चलता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर कैसे कैसे जुल्म हुए थे, कैसे मानवाधिकार का हनन हुआ, कैसे बहन बेटियों की जिंदगी को बर्बाद किया गया। ये हमारे इनिशिएटिव का परिणाम है कि अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि 70 साल में आपने वहां पर माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म क्यों किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर युवाओं में बड़ी चर्चा है। बहुत से सवाल युवाओं के मन में भर दिए गए हैं। बहुत से युवा अफवाहों के शिकार हुए हैं। ऐसे में युवाओं को समझाना और संतुष्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है। युवाओं के मन में बहुत से सवाल भांति भांति लोगों के द्वारा भर दिए गए हैं। बहुत से नौजवान जागरूक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं
जो अब भी इस भ्रम के शिकार हुए हैं, अफवाहों के शिकार हुए हैं, ऐसे हर युवा को समझाना भी हम सबका दायित्व है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने का ऐलान किया है। उन्होंने 600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एकीकृत परिवहन नीति के माध्यम से अंदरूनी जलमार्ग संपर्क बढ़ाने की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि देश में जल आधारित पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही कहा कि देश के तट विकास के प्रवेश द्वार हैं और हमारी सरकार ने संपर्क में सुधार करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण का सपना देखा था, लेकिन यहां की सरकारों ने इससे मुंह मोड़ लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कटमनी नहीं होने, सिंडिकेट के नहीं चलने की वजह से राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। देश के 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 43,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं, और जब सीधा पहुंचता है कट मिलता नहीं, सिंडिकेट का चलता नहीं। ऐसी योजना कोई क्यों लागू करेगा? प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। रेल मार्ग, इंटरस्टेट वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 650 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग 125 पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्रेमवर्क आधुनिक और इंटीग्रेटेड हो। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लखनऊ में 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिया। उन्होंने देश के युवाओं से 2022 तक स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सामर्थ्य से नए भारत का निर्माण हो रहा है और युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का व्यापक प्रयास भी दिख रहा है। आप सभी को, देश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन हर भारतीय युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का दिन है, नए संकल्प लेने का दिन है। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद के रूप में
भारत को एक ऐसी ऊर्जा मिली थी जो आज भी हमारे देश को ऊर्जावान किए हुए है। युवकों से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चले, इस अपेक्षाएं आग्रह करता हूं। क्या हम 2022 तक, बाकी आगे क्या करना देखेंगे, 2022 तक जितना संभव हो सके लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदें। ऐसा करके आप जाने अनजाने अपने किसी युवा साथी की ही मदद करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के युवाओं से देश की प्रगति के लिए अपना जीवन समर्पित करने का आह्वान किया है। चेन्नई में रविवार को श्री रामकृष्ण विजयम शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के युवाओं को एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए आगे आना चाहिए जिसमें जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और जो भूख, भेदभाव और असमानताओं से मुक्त हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक थे और धार्मिक हठधर्मिता के खिलाफ थे। उन्होंने जाति और पंथ से ऊपर उठकर मानवता के उत्थान में विश्वास किया। Each must assimilate the others and grow according to its own laws of growth. What a beautiful statement. What a great, great message. Today, more than ever, there is a need to bring down the walls that create differences among the people. Swamiji was a social reformer and was against religious dogmas, not against religion, dogmas. He believed in the uplift of humanity, irrespective of caste or creed, and emphasized the importance of spiritualism is for the survival and progress of mankind. He stressed the importance of spiritualism. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं उन्नति के लिए मार्गदर्शक बनी रहेंगी। His address at Chicago's World Parliament of Religions, Swamiji introduced the timeless values of our culture and its eternal relevance for maintaining peace. Peace is prerequisite for the progress. At this juncture, the timeless vision and teachings of Swami Vivekananda will continue to be the guidepost for our individual growth and collective advancement. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने का संकल्प लेने को कहा। He advocated inclusive education system and said, if the poor boy cannot come to education, education must go to him. This is what Swamiji just said. For Swamiji's education did not mean academic pursuits alone. He stressed equally on physical fitness and bodily health. तमिलनाडु यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को प्रिंस ऑफ आर्कोट के नवाब मोहम्मद अब्दुल अली के अमीर महल गए। यहां उनका शानदार स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने अमीर महल की खूबसूरती देखी, साथ ही नवाब मोहम्मद अब्दुल अली के परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर साफ कर दिया है कि विपक्ष चाहे जितना भी विरोध करे, उनकी सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही रहेगी। जबलपुर में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का भी है। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने ननकाना साहिब पर हमला करके दुनिया को बता दिया कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, लेफ्ट और अरविंद केजरीवाल सभी इकट्ठा होकर देश को गुमराह कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी को जन जागरण अभियान चलाना पड़ रहा है। जितना विरोध करना है वो करो। ये सारे लोगों को नागरिकता देकर ही हम दम लेंगे। हमें कोई भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है, उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई शरणार्थी का है। वो भारत का बेटा है,
भारत की बेटी है और हमारा भाई है, उसको गले लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। ये दुनिया भर के ह्यूमन राइट के चैंपियंस को भी कहना चाहता हूं, ये लाखों करोड़ों लोगों पर पाकिस्तान में अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया, उनके ह्यूमन राइट आपको नहीं दिखाई पड़ते भाई। जहां नानकाना साहेब दुनिया भर के सिख और हिंदू का श्रद्धा स्थल है, वो नानकाना साहेब पर हमला किया। नानकाना साहेब की ग्रंथि की बेटी जगजीत कौर को उठाकर ले गए और नानकाना साहेब पर हमला कर आज वहां क्या हो रहा है दुनिया भर को बताने का प्रयास किया है पाकिस्तान। कनाडा में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित स्वागत समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। उन्होंने व्यापार, उद्योग और सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की भूमिका की सराहना की। साथ ही कहा कि भारतीय मूल के लोग भारतीय संस्कृति के दूत के रूप में भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। भारत विश्व में तेजी से अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ओम बिरला ने कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण के सपने को साकार करने में भागीदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने अप्रवासी भारतीयों से अनुरोध किया कि वो भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करके भारत और कनाडा के संबंधों को मजबूत बनाने में सकारात्मक योगदान दें। उन्होंने देश में वैश्विक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और व्यापार की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख भी किया। वहीं कनाडा इंडिया फाउंडेशन की बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मौजूदा सरकार की सख्त नीतियों का जिक्र किया। सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए हाल ही में सरकार की तरफ से शुरू किए गए उपायों के बारे में भी उपसभापति ने जानकारी दी। Ensuring implementation of these steps, India is not going to be the same. Number one, आप कल्पना नहीं कर सकते पिछले 2-3 वर्षों से ऑफिसर्स एट द टॉप लेवल अंडर रूल 56J भारत सरकार कंपल्सरी रिटायर कर रही है, चाहे इनकम टैक्स से हो, कस्टम से हो, हायर लेवल पर हो, द रूल इज देयर। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप इसी सरकार को मिला। दिस यू शुड कीप इन माइंड। नंबर 2, बेनामी ट्रांजैक्शन, यू नो द करप्शन, हमारे महाभारत में कहा गया है महाजनों ये निगता सुप्रथा, थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। इस सरकार ने टॉप लेवल पे जितने लोगों ने उसमें हमारे सिस्टम के जो भी टॉप लोग हैं, डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, द सिस्टम वाज लाइक दैट, जितने टॉप पर लोग हैं जिन्होंने बेनामी संपत्ति इकट्ठा करके इस करप्शन को प्रोपोगेट किया, उसको कंट्रोल करने का कानून इस सरकार ने बनाया। I can go on narrating 2005 or 14 onwards to up to now कितने ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए जो 70 वर्षों में कुछ स्टेप्स नहीं बने थे, वो इस सरकार ने लिए। I don't have time, so I will not go in details. Faceless assessment of income tax. This government has initiated. वायुसेना में कम होते लड़ाकू विमानों को देखते हुए सरकार 200 फाइटर जेट्स खरीदने वाली है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने रविवार को कहा कि लगातार कम होते लड़ाकू विमानों की समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से तैयार किए जा रहे 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि इन 83 लड़ाकू विमानों के अलावा 110 अन्य के लिए भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। साथ ही कहा कि इस तरह से कुल 200 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए प्रक्रिया चल रही है। इस बीच स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण ने रविवार को विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य के स्की जंप डेक से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। ये इस विमान के विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। स्की जंप विमान वाहक पोत के डेक पर हल्का घुमावदार छोर होता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में सेना ने मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि त्राल में आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोच्चि झील के किनारे बने 4 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने की मुहिम रविवार को 2 और इमारतों को ढहाए जाने के साथ पूरी हो गई। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। देश में अवैध आवासीय इमारतों के खिलाफ अपनी तरह की ये पहली मुहिम है। चारों इमारतों में करीब 350 फ्लैट थे जो पिछले 2 दिन की मुहिम के दौरान सेकंड भर में मलबे के ढेर में बदल गए। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने के मुद्दे पर याचिकाओं के एक समूह पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ आज से सुनवाई करेगी। साथ ही मुस्लिम और पारसी महिलाओं के खिलाफ कथित भेदभाव के अन्य विवादास्पद मुद्दों पर भी सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ 60 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ की ओर से इस मामले में 3-2 से बहुमत का फैसला सुनाए जाने के बाद 9 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया। 28 सितंबर 2018 के ऐतिहासिक फैसले में सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी गई थी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग से कई जंगली जानवरों के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। अब तक 1 अरब से अधिक जानवरों के मारे जाने का अनुमान है। कोला जानवरों के झुलसे हुए शरीरों, पॉसम्स के जले हुए पंजों और अनगिनत कंगारुओं के शवों की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेंढक, कीट पतंगे और सरीसृप जैसे कम नजर आने वाले जंतुओं का आग के चलते सफाया हो जाने की आशंका है। आपातकालीन प्रबंधन विभाग के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में करीब 135 जगहों पर आग अभी भी लगी हुई है। वहीं विक्टोरिया में 23 जगहों पर आग लगी हुई है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना आग के चलते देश के दक्षिण पूर्वी तट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद के निधन पर आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आधुनिक अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले नेता ओमान के सुल्तान काबूस का 10 जनवरी को निधन हो गया था और वो 79 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान के निधन पर शनिवार को शोक जताया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान का नया सुल्तान बनने पर सैयद हैतम बिन तारिक अल सईद को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में ओमान की प्रगति और समृद्धि जारी रहेगी और विश्व शांति में योगदान देंगे। खेल की दुनिया से अहम खबर, बीसीसीआई ने 21 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी महिला 2020 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान होंगी। बंगाल की बल्लेबाज ऋचा घोष को टीम में शामिल किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 31 जनवरी से होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड इस श्रृंखला में तीसरी टीम होगी। न्यूजीलैंड दौरे पर 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए विराट कोहली की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी हुई है, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई सीरीज के दौरान आराम दिया गया था। वहीं विकेट कीपर संजू सैमसन को 16 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। 24 जनवरी से शुरू हो रहे दौरे की शुरुआत 5 T20 मैचों की सीरीज से होगी। 5 फरवरी से 11 फरवरी के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जबकि 21 फरवरी से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 मैचों की सीरीज होगी। देश के कई हिस्सों में आज लोहड़ी का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नई फसल के स्वागत में लोग जोश से भरे नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली, बिहू, उत्तरायण और पौष के त्योहारों पर भारत और विदेश में रह रहे सभी नागरिकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि लोहड़ी का त्योहार सबके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि का संचार करे।
वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट किया है कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि हमारे जीवन में, परिवार में और समुदाय और राष्ट्रीय जीवन में प्रकाश और हमारे हृदय में आत्मीयता की ऊष्मा लाए। बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में रविवार को भारी बर्फबारी से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश का अनुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में आप नजर डालिए देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।